मुझे कभी भी नहीं लगा था कि किसी पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील होगा। मतलब मैंने अभी तक हिंदी में बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। हिंदी उपन्यास पढ़ना प्रेमचंद से शुरू किया था एंड अभी भी मैंने और बहुत सारे अलग अलग साहित्यकारों की कृति पढ़ी है, लेकिन इस जैसी अभी तक मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। एंड मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं अपने लाइक भावों को किस तरह से मतलब कि बताऊँ, एक्सप्रेस करूँ, बिकॉज ये एक पहली बुक है जिसके साथ मेरा जो रिश्ता है बहुत अच्छा नहीं रहा। इस बुक को ख़त्म करने में मुझे कुछ 4 दिन लगे। 4 दिन कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, बहुत कम समय भी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि हिंदी की 10 सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ या 5 सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें शायद किसी को असहमति नहीं होगी कि ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। और इस पर आई गेस इसमें एक धारावाहिक या फिर फिल्म भी बन चुकी इस पुस्तक पर। जब मैं गया था मतलब कि पुस्तक को खरीदने के लिए, मतलब कि ऑनलाइन देखने के लिए, तो मुझे भी वही पता चला था कि ये पुस्तक वही साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक है। और मैंने धर्म भारती जी का नाम जो है, मैंने 12वीं की जो हिंदी में एक इनका चैप्टर भी था, वो कौन से नाम का चैप्टर था, काले मेघा पानी दिया, आई गेस वही था इनका चैप्टर। तो मैंने इनका नाम भी सुना था और चूंकि हिंदी कितनी अच्छी कृति भी है तो मैंने कहा इसको मंगाते हैं। और मुझे नहीं लगा था कि ये प्रेम पुस्तक होगी। खैर इसमें कोई बात नहीं, मैंने प्रेम पुस्तक बहुत सारी पढ़ भी रखी है हिंदी में ही, तो इसमें मुझे नहीं लगा इसमें कुछ मतलब कि इसमें कुछ आपत्ति है प्रेम पुस्तक पढ़ने में, प्रेम कहानी पढ़ने में। तो मैंने इसे पढ़ना शुरू किया एंड जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत काफी अच्छी थी, नॉर्मल थी, और होती गई कहानी बढ़ती गई। एक ऐसे पॉइंट के बाद जब आप कहानी समझने लगते हो कि कहानी किस दिशा में जा रही है, तो आपको खुद पर विश्वास नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि मुझे हो सकता है कि मैं, चूंकि आधुनिकता हमारे समाज में इतनी बढ़ चुकी है आज के समय में, या फिर मैं इसी आधुनिकता के बीच पला बड़ा हूँ कि मेरे लिए धर्म भारती जी ने जो प्रेम का जो आदर्श बनाया है, शायद मेरी समझ के तो बाहर है। मेरे लिए जो इन्होंने प्लेटोनिक लव का यूज किया है, आई गेस ये मुझे हमेशा लगता था कि ये एक ऐसी चीज है जो आदर्शों में ही अच्छी लगती है। ये पुस्तक आदर्शों के ऊपर ही है और वास्तविकता में नहीं देखने को मिलती। और हाँ, चंदन ने इस पर खैर सवाल उठाए थे, लेकिन इस तरह से मुझे कभी नहीं लगा था कि आदर्श प्रेम को हम दिखा सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं आदर्श प्रेम, जब हम बात करते हैं कि डिवाइन लव की, जब हम बात करते हैं उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम की परिकाष्ठा, तब हम वासना को से दूर करते हैं। सही बात भी है, वासना कभी भी किसी प्रेम को अमर नहीं कर सकती, हम सबको पता है। वास्तव में प्रेम का स्थान ही नहीं होता। तो हाँ, मैं समझता हूँ कि एक मेल एंड फीमेल के बीच अगर हम प्रेम की बात करते हैं, उसमें अलग अलग डेफिनेशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रेम जैसा कोई शब्द नहीं, उनके लिए मैरिज एक शब्द है। मैरिज में जो है सेक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर शादी के 6 महीने बाद अगर सेक्स नहीं होता है फीमेल एंड मेल पार्टनर के बीच, उसे जो है अवैध मान लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो समाज में जब हम शादी की बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्रेम जैसी चीज पहले नहीं आती है। मोस्टली क्या होता है कि शादी जो है एक युवक एक युवती से होता है ताकि दोनों का जीवन जो है अपने अपने स्तर पर सुधर सके। और ठीक है, आजकल प्रेम विवाह भी होता है, हम मान के चलते कैसे प्रेम है, प्रेम में विवाह भी होता है। जितनी भी हमने फिल्में देखी, जितनी भी हमने पिक्चरें देखी, जितनी भी हमने शोज देखे हैं, पुस्तकें पढ़ी, हमें यही लगता है कि प्रेम का अगला कदम विवाह होता है। हम सबको लगता है वैसे प्रेम का अगला कदम विवाह होता है, कि प्रेम होने के बाद विवाह होता है, फिर विवाह के बाद प्रेम होता है। लेकिन प्रेम का अगला कदम विवाह ही है। प्रेम केवल अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता, जो कि ये बुक पूरी तरह से उसको गलत साबित कर रही है। और अब ध्यान दे, कृष्ण और राधा का जो प्रेम था, हाँ, कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की थी, कृष्ण ने जो है उनको वहां से जाना पड़ा था और वो आगे बढ़कर रुक्मणी से उन्होंने शादी की थी। ठीक है, इतना हम सबको पता है। लेकिन कहा यही आता है, लेकिन पूजा आज भी यही आता है कि राधा और कृष्ण की जो प्रेम है वो शाश्वत है, वो अमर है, वो कभी खत्म नहीं हो सकी, और वो सबसे डिवाइन लव है, जहाँ फिजिकल कॉन्टेक्ट का कोई स्थान नहीं है, जहाँ कभी भी विवाह का कोई जिक्र नहीं आया। मुझे नहीं लगता आया होगा, फिर आया भी होगा, पता नहीं हुआ नहीं हुआ। तो हम वही बात करते हैं कि हमें बहुत अटपटा सा लगता है और हम एक क्वेश्चन भी करते हैं। अगर हम देखते हैं कि अगर राधा और कृष्ण एक दूसरे इतना प्रेम करते ही थे तो उन्हें शादी नहीं क्यों होगी। जबकि सही क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि उन्हें शादी नहीं की। ये हमारे दिमाग ऐसा किसी ने फिट कर दिया है कि प्रेम करने वाले शादी करते हैं। ये तो कहीं नहीं लिखा कि प्रेम करने वाले शादी करते हैं, और ऐसा होता भी नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि पुराने समय में तो शादी ऐसी होती थी कि दो जो अलग अलग परिवार के लोग हैं वापस में आते थे और शादी करते थे, ये होता था। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जैसा लगता है, और खासकर हमारा जो आसपास का वातावरण है, फिर हॉलीवुड बोले, जहाँ से भी पुराने जो प्रेम उपन्यास आते उसमें भी इसी का चित्रण किया जाता था कि प्रेम के बाद शादी होती है। मैंने इससे पहले कसब पढ़ा था, मैं कसब के बारे में हो सकता है कभी रिव्यू करूँ। मैंने कसब में देखा था, कसब में खैर उनकी चलो अलग बात होती है, लेकिन वही है कि प्रेम के बाद शादी ही एक नेक्स्ट फेस होता है। लेकिन इस पुस्तक में बहुत एक अजीब सी विडंबना देखने को मिलती है कि चूंकि हाँ, हो सकता है कि चंदन ने अपना लव कन्फेस नहीं किया था, कि वो डरता था शायद कि जिसके घर में वो रह रहा है उसके बेटे के साथ शादी करना वो अनुचित है। ठीक है, समझ में आता है। मैं सोचता हूँ, मैं पूछता हूँ, अगर मान के चलते हैं कि चलो डॉक्टर शुक्ला जी ने अगर हाँ कर दी होती, तो क्या चंदन जो है मतलब कि शादी करता, जो क्या बोलते हैं, सुधा के साथ? ये मेन क्वेश्चन है मेरे लिए। तो मतलब कि अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि बिना शादी के जब प्लेटोनिक लव हो सकता है, तो क्या शादी के बाद हो सकता है प्लेटोनिक लव, जब उसमें वासना का वास हो? अब खैर ये मेरे पर्सनल सवाल है, और मैं नहीं कहूंगा मेरे लिए पुस्तक, देखो एक पुस्तक होती है जो पढ़ने का बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है, क्या पढ़ लिया, अरे भाई मजा आ गया, है ना। ये उन पुस्तकों में से नहीं थी। ये पुस्तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप को देखता हूँ चंदन में, नॉट इन दैट वे मैं, लेकिन एक स्पाइनलेस कैरेक्टर की तरफ देखता हूँ कि जैसे जैसे जब चंदन अपने आदर्श की तरफ बढ़ता है, नहीं कि जब वो त्याग करता है सुधा का, और इस बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, पैगंबर बनने की कोशिश करता है कि मैं सुधा को त्याग करके
जो है एक आदर्श बनाऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा जो है त्याग ही है। और जब वो त्याग करता है, लेकिन जब वो देखता है, खैर उसमें जो भी होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे उस पथ पर आगे जाता है तो एक समय के बाद कमजोर पड़ जाता है। फिर उसको अपने आप पर शक होने लगता है, अपनी धारणाओं पर शक होने लगता है, उसे अपने दर्शन पर शक होने लगता है और सोचने लगता है कि शायद मैंने ही कहीं गलत डिफाइन तो नहीं कर दिया, तो मैंने गलत तो सोचने लिया अपने बारे में और इस प्रेम के जगत के बारे में, कहीं शायद वासना जरूरी तो नहीं है प्रेम के लिए। जैसे फिर वो डिग्रूज के साथ भी जाता है, फिर वही है, फिर वो पूरा वो हो जाता है कि बहुत विषैला हो जाता है, वो किसी से सीधी तरह से बातें नहीं करता है, जो भी उसका होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो पूरा हेट करने लगता है पूरे नारी जाति को। फिर उसे लगता है कि नहीं, प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, प्रेम में वासना जरूरी होती है, और जो उसका पूरा फेस होता है, फिर वो वापस रिटर्न करता है सुधा की ओर, रियलाइज होता है कि उसने गलती की थी ये सब करके। तो लाइक यहाँ में ना मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे पता है 23 से 24 साल की उम्र में धर्मवीर भारती ने एक उपन्यास लिखी थी, जो कि अपने स्तर पर तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया हो, कॉन्फ्लिक्ट चंदर के अंदर दिखाया हो जानबूझकर कि कैसे वो अपने अपने अलग अलग दर्शन में जाकर उसको नकारता हुआ जो है लास्ट में वहां पहुंच, जिसे उसने पहले स्वीकार किया था। और वो अपने जो प्रतिबिंब है यानी कि दर्पण में अपने आप से बातें करता है, और बातें करते करते उन सब चीजों को दोहराता है कि कौन कौन सी चीजें उसने बेकार की और क्या क्या गलतियां की उसने, और अपने आप को वो जानते हुए भी इन गलतियों के मैंने क्या क्या किया था, वो अपने आप से बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि जो लेखक है वो रीडर को बताना चाहता है कि चंदर गलत कहाँ था, और चंदर को ये बात पता है कि वो गलत कहाँ था। सुधरना तो चाहता है, लेकिन जो उसने किया है पास्ट में, जो भी उसने कार्य किए हैं, जो भी उसने क्रिया की है, वो इस अहम में उसने की है कि उसको वो चाह कर पलट नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं लास्ट में भी सुधा उससे लड़ता है कि जो उसने किया था वो कहीं ना कहीं सही था। खैर मुझे नहीं पता वासना और प्रेम किस सिक्के के दो पहलू और कितना वो सही है कितना वो गलत है। मैं तो इन सब बातों पर अब मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या टेक लूं, बिकॉज इससे पहले मुझे यही लगता था कि अगर देखो वास्तविकता के स्तर पर, जैसे कि जो बिनती बोलती है कि देखो भैया ये आदर्शवादी अपनी जगह है, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको प्रेम को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है तो कहीं ना कहीं फिजिकल होना जरूरी है, जैसे कि बिनती बोलती है। और हमें भी लगता है कि आज के समय में यार ठीक है यार, अपनी जगह आदर्शवादी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट होना ही चाहिए। क्या ये समाज की धारणा है कि प्यार में सेक्स होना चाहिए, या फिर अपने आप में प्रेम एक डिविनिटी है, या उसे जरूरत नहीं है किसी भी शारीरिक क्या बोलते हैं लगाव की, या फिर शारीरिक चुनाव की? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो इस प्लेटोनिक लव को लेकर जो धर्मवीर भारती ने पूरा ये जो पूरा बुक लिखी है, वाकई में ये मतलब एक साहित्य की दृष्टि से तो बोलना चाहिए अपने आप में बहुत बड़ी कृति है। इसमें कोई दो राय नहीं है, अपने आप में बहुत ऊंची कृति है। इसका लेखन जिस पर भी जाओ अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देखने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी स्टार्टिंग के समय फेस को पढ़ते पढ़ते। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत बड़े यूट्यूब पे पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत परियों की कहानी पढ़ रहा हूँ, कि जहाँ मतलब कि क्या देख रहा हूँ, मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूँ ऐसा करके। बट हो सकता है कि हमारा जो आज का समाज है वो इतना ज्यादा ऐसा हो गया है, इतना आधुनिक हो चुका है कि हमारे लिए ऐसी बातें बहुत अजीब सी हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप आज के समय के युवक हैं और आज के समय के लोग हैं, मैं बोलता हूँ, अगर आप इसी 2000 के बाद के वाले व्यक्ति हैं और ऐसी कहानी तो शायद आपने शायद ही पढ़ी होगी, मतलब हिंदी जगत में तो फिर नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा तो कभी और आपके पास शेयर करेंगे। बट लेकिन अपने आप में लाइक महान कृतियों में से एक मुझे लगता है कि ऐसी बातें रखना और इस स्तर पर ले जाना अपने आप में एक महानता की पहचान हम बोल सकते हैं। ये पुस्तक मैंने खत्म की और कहीं ना कहीं ये पुस्तक झूलती है आदर्शवाद और वास्तविकता के बीच में। कहीं ना कहीं ये उस पेंडुलम पर जो है सुधा जो है चंदर को आदर्शवाद की तरफ ले जाती है। प्लस वो बोलती है कि उनसे वो जो है बिनती से शादी कर ले ताकि उसका जो जीवन संवर जाए। चंदर बोलता है नहीं मैं शादी नहीं करूंगा। अब वही है, समझ नहीं आता कि यार कौन सही है कौन गलत है। और शायद अच्छी पुस्तक की निशानी यही होती है कि वो किसी भी पात्र को गलत है सही ठहराता नहीं है, वो आप पर छोड़ देता है कि कौन सही कौन गलत है। और शायद अपने दृष्टि में देखा जाए तो शायद ये केवल एक साहित्य कृति हो सकती है या फिर एक नया आदर्शवाद भी हो सकता है जीने का तरीका। लेकिन सही में आज के आधुनिकता के दौर में ऐसा दर्शन होना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब खैर सोचा जा सकता है लेकिन वास्तविकता आई डोंट थिंक ऐसा हो। मतलब बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। शायद एक समय के बाद इंसान को लगने लगता है कि ऐसा प्रेम तो शायद ही होता होगा, है ना। लेकिन अगर हम देखने जाए तो जो जिस प्रेम की पूजा करते हैं, जिस प्रेम को हम आदर्श देते हैं यानी कि राधा और कृष्ण, वो प्रेम तो कभी भी शारीरिक स्तर पर कभी आया ही नहीं था जिस प्रेम की हम इतनी बड़ी बड़ी महानता देते हैं आजकल। और हाँ, एक इस लव का एक और तरीका भी देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के समय जब सुधा और चंदर अपने इस रिश्ते को जब नाम देते हैं, प्रेम नहीं बोलते हैं, मतलब वो प्रेम नहीं बोलते हैं, उनके हिसाब से वो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि चंदर के लिए सुधा एक देवी की तरह है, सुधा के लिए चंदर एक देवता की तरह है। लेकिन हाँ, वो पूजने का काम करते हैं, वो उसे एक आदर्श के रूप में देखते हैं। उसे उनके हिसाब से ये है कि चंदर और सुधा का प्रेम इस स्तर पर इतना ऊपर उठ चुका है कि वो वासना के स्तर पर है ही नहीं, मतलब वहां की बात उसमें आ ही नहीं सकती। आई गेस ये धर्मवीर भारती का कहना होगा, शायद ये मेरी इंटरप्रिटेशन है बुक को लेकर। और शायद हर बार जब भी ये बात आती है वासना को लेकर, और सुधा ने तो कहा था भी कि मेरा शरीर शायद उनका हो चुका है कैलाश का, यानी कि उसके पति का, लेकिन जो मेरी आत्मा है, जो मेरा हृदय है, जो भी बोलो, मेरी जो भक्ति है वो तो तुम्हारी देवता है, मतलब कि चंदर की है। नहीं यार, पुस्तक तो मतलब ऐसी पुस्तक होती है कि आप लगता है कि मस्काई बोले, ऐसा लगता है। मतलब पढ़नी तो चाहिए सबको, है ना। मैं पर्सनली इसको डबल शायद ही पढ़ूंगा। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत ज्यादा
बेचैनी अजीब सा लगता था, पता नहीं बुक, बट खैर जैसा भी था अच्छा था। लेकिन शायद मैं इसे और डबल तो शायद ही पढ़ूंगा मैं इसको, बिकॉज नहीं मतलब ये जो प्रेम कहानी जो थी इसमें वो शायद इतनी आदर्शवादी थी कि जो आज का हम जीवन जीते हैं, जो आज का हम प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उस पर एक तमाचा है बहुत जोर का कि ये प्रेम क्या जी रहे हो तुम, जहाँ केवल वासना के नाम पर तुम ये सब कर रहे हो, यहाँ वासना ही है सब कुछ, केवल तुम प्रेम के पर्दे के पीछे कल अपनी वासना ही दिखा रहे हो लोगों को। शायद उस पर एक जोर सा तमाचा है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है बिकॉज मैं आज के युग का हूँ, और शायद आपको भी जो भी मेरे हम उम्र देख रहे होंगे आसपास की उम्र के, शायद उनको भी ये बुक ऐसी लगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा वो लगी जैसे कि कोई मुझे रियलिटी चेक करा रहा हो इस बुक के जरिए से, हो सकता है या फिर मैं गलत हूँ, लेकिन वही है इस बुक ने भी इस बात को एड्रेस किया कि वास्तविकता ही जो है जीवन का सार हो सकता है, हम हमेशा आदर्शवाद में नहीं जी सकते, क्योंकि अंत में बिंती और चंदर शादी कर ही लेते हैं। मतलब वही है, उसने राग से बिंती की मांग बढ़ दी, मतलब वही होता है, वही वाली बात है यार कि अब कहाँ तक ले जाओगे। खैर वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैंने बहुत देर तक बकबक कर लिया। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और सही यार ठीक है, तो के लिए गुड बाय, और आई होप कि आप ये पुस्तक पढ़े और अपना थॉट मुझे इस पुस्तक के बारे में जरूर बताएं।